हमने शुरू किया कि व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। इससे भी पहले मैंने आपको समझाया व्हाट इज द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक होता है सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ द सॉलिड, और तीसरा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमें फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करना था। फ्लूइड मैकेनिक्स को भी हम लोग तीन तरीके से स्टडी करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक और फ्लूइड डायनेमिक। जब हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं तो वहाँ पे लिक्विड और गैसेस की बात की जाती है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि यदि हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम लोग हाइड्रोलिक्स कहते हैं, और जब हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग न्यूमेटिक्स कहते हैं या गैस मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। जब हम लोग लिक्विड की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे तीन तरीके की स्टडी की जाएगी, यानी कि हाइड्रोलिक्स की स्टडी तीन तरीके से की जाएगी, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक और हाइड्रोडायनेमिक। जब गैसेस की स्टडी करेंगे तो दो तरीके से की जाएगी आपके पास में, एक होता है आपके पास एरोस्टैटिक, एक होता है एरोस्टैटिक, एक होता है एरोडायनेमिक। ये था, और कंबाइनली अगर स्टडी कर रहे हो फ्लूइड की तरह तो फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक, फ्लूइड डायनेमिक। इसके बाद हमने पहले प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड को पढ़ना चालू किया, जहाँ पे हमने लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों के बीच के डिफरेंसेस समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, ये हमने समझा। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज द फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद हमने बात करी कि जो हमारा फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने डेंसिटी को पढ़ा, जिसको हम लोग मास डेंसिटी भी या यूनिट मास भी कहते हैं। इसके बाद हमने वेट डेंसिटी पढ़ी। देन उसके बाद हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी। देन उसके बाद में विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में भी काइनेमेटिक और डायनेमिक क्या होती है, टेंपरेचर प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों के बारे में बात करी। यही बातें हमने डेंसिटी और वेट डेंसिटी में भी करी थी, टेंपरेचर प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद हमने बात करी थी सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस टेंशन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा एडियाबैटिक के बारे में हमने बात करी, आइसोथर्मल के बारे में हमने बात करी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया वेटिंग नॉन वेटिंग कैपिलरिटी के बारे में आपसे बात करी, और फिर इसके बाद हमने फाइनली डिस्कशन किया वेपर प्रेशर और कैविटेशन के बारे में, जहाँ पे हमने बॉइलिंग की कंडीशन समझी, इवेपोरेशन की कंडीशन समझी, वेपोराइजेशन की कंडीशन हमने समझी। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने प्रेशर सिस्टम समझा, बेसिक फंडामेंटल ऑफ द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद में पहले हमने प्रेशर की यूनिट समझी, बहुत सारी यूनिट थी, जिनमें से सबसे जो आप लोगों के पास बड़ी यूनिट कौन सी हो सकती है, छोटी यूनिट कौन सी हो सकती है, उनका हमने एक्सप्लेनेशन देखा, एक एक चीज को कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, यूनिट को आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। ये जब हमने एक्सप्लेन किया था काफी बढ़िया से समझ में आया। हाइड्रोस्टैटिक लॉ आपको समझाया, फिर उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक पी इक्वल्स टू रो जी एच, फिर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लॉ समझाया कि शेप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है कि फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है किसी कंटेनर में, और साथ में जो प्रेशर है वो सॉरी और कितने डिस्टेंस तक हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो हेड और साथ में डेंसिटी के ऊपर या फ्लूइड के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके शेप के ऊपर। ये था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स लॉ, ठीक है। देन उसके बाद आपको पास्कल लॉ समझाया था, पास्कल का एक सेकंड लॉ भी समझाया था जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसके ऊपर बेस्ड है कौन आप लोगों का हाइड्रोलिक रेम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर जेसीबी वगैरह इसी के ऊपर काम करती है, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि एक छोटा फोर्स लगा करके भारी वस्तुओं को कैसे उठाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि प्रेशर को मेजर कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस यानी कि प्रेशर गेजेस। फिर इसके अंदर मैंने आपको मैनोमीटर, पीजोमीटर, बैरोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर सब कुछ समझाया। फिर उसके बाद हमने बात करी कि एक प्लेन सरफेस और कर्व सरफेसेस के ऊपर प्रेशर जो होता है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द बायोंसी। बायोंसी में भी हमने दो तरीके की चीजों को समझा, एक हमने समझा फुली सबमर्ज्ड बॉडीज के अंदर, एक समझा हमने फ्लोटिंग बॉडीज में। फुली सबमर्ज्ड बॉडीज में स्टेबिलिटी को हम लोग जो अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल कंडीशन को हमने समझा विद द हेल्प ऑफ द बायोंसी सेंटर, और हमने इन द फ्लोटिंग बॉडी समझा इसको मेटा सेंटर हेड की मदद से। जब इसको हमने पूरा पढ़ लिया तो हमने ये भी देखा कि कार्गो शिप और पैसेंजर शिप में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनके आधार पर स्टेबिलिटी मेटा सेंटर और बायोंसी के ऊपर किस तरीके से आधारित है। ये समझने के बाद हम लोग आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जिसमें हमने पढ़ा फ्लूइड काइनेमेटिक्स को। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपके पास सबसे पहला जो मेन टॉपिक होता है वो होता है टाइप ऑफ द फ्लूइड्स के बारे में समझना। व्हाट इज द फ्लूइड काइनेमेटिक्स पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, और वैसे फ्लूइड में हमसे तीन चीजों की स्टडी करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया टाइप ऑफ द फ्लो कैसे 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 स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। देन उसके बाद में कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, लैमिनार, टर्बुलेंट, रोटेशनल और एरोटेशनल फ्लो। देन उसके बाद हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी समझी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, टी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या आता है, जिनमें से जो टी के डायरेक्शन में था उसको लोकल या टेम्पोरल बोला, और जो स्पेस के रिस्पेक्ट में था उसे हमने बोला दैट वाज द कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो फिर कंडीशन भी बताई कि स्टडी में कौन सा एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, अनस्टडी के केस में स्टडी एंड यूनिफॉर्म, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, सारी कंडीशन आप लोगों को बताई। उसके बाद हमने शुरू करा कंटिन्यूटी इक्वेशन को। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है उसकी कुछ अजम्पशंस आप लोगों को समझाई, वो आपकी मास कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है बताया, उसको प्रूफ भी करके दिखाया। इसके बाद हमने 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में हमने इक्वेशन निकाली, 1 डायमेंशन में a1 v1 a2 v2 थी, जब डेंसिटी, जब आपका फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होता है, अगर इनकंप्रेसिबल नहीं है तो ρ1 a1 v1 ρ2 a2 v2 हमने बात करी। ये समझने के बाद हमने स्टार्ट करा एंगुलर जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की उसके बारे में। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको समझने के बाद मैंने आपको बताया था ये हाफ ऑफ द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जब कोई भी फ्लूइड आप लोगों का दो डायरेक्शन में एक साथ रोटेट कर रहा है, किसी फ्लूइड का जो मोमेंटम है या फिर कह सकते हो उसकी वेलोसिटी, तो उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। फिर उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमने समझा वोर्टिसिटी क्या होती है, वोर्टिसिटी से हमने समझा सर्कुलेशन क्या होता है, और इनको पढ़ने के बाद मैंने आपको लाइंस पढ़ाई, द लाइन ऑफ द फ्लो, जिसमें हमने स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन को स्टडी किया। और इनको जब हमने पढ़ रहे थे तो इनको स्टडी के बाद हमने स्टार्ट किया सबसे पहले आपके पास में फंक्शन जिसका नाम था आपके पास में दैट वाज द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, जिसमें बताया था कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जहाँ पे मौजूद है फ्लो हमेशा रोटेशनल होगा, लेकिन फ्लो की पॉसिबिलिटी के लिए ये हमेशा लाप्लास ऑपरेटर को अगर सेटिस्फाई करे तो फ्लो पॉसिबल है, अदरवाइज फ्लो पॉसिबल नहीं है। लेकिन और यहाँ से हमें एक इक्विपोटेंशियल लाइन की इक्वेशन भी मिली थी, dy by dx tan थीटा के थ्रू जो हमने निकाली थी, दैट वाज v माइनस u अपॉन v। फिर उसके बाद हमने स्ट्रीम फंक्शंस को समझा जो कि अपोजिट काम करता है, मतलब जहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन मौजूद है फ्लो हमेशा पॉसिबल है, लेकिन रोटेशन फ्लो के लिए इसको लाप्लास ऑपरेटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें भी एक स्ट्रीम लाइन की हमने इक्वेशन निकाली, और जब हमने देखा कि स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का जब हमने m1 * m2 किया तो माइनस बनाया, जो कि ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ऑर्थोगोनल जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और फिर से हमने फ्लो नेट को बनाने की कोशिश करी। फिर उसके बाद हम लोग आगे अपने चौथे चैप्टर में जिसमें हमने फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ा। फ्लूइड डायनामिक्स में देखो एक एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फ्लूइड डायनामिक्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो फ्लूइड डायनामिक्स में मेनली हमें फोकस करना था फ्लो के ऊपर। जब हम लोग फ्लो के ऊपर बात कर रहे थे तो वहाँ पे 4 तरीके की क्वेश्चन है, जब सारे फोर्सेस को, और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंट फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और कंप्रेसिविटी फोर्स और सरफेस
द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, दिस इज द आयलर इक्वेशन, ये सारी चीजें हमने वहाँ पे समझी, ठीक है? फिर ये रेनॉल्ड इक्वेशन, नेवियर-स्टोक्स और आयलर इक्वेशन। आयलर इक्वेशन में सिर्फ प्रेशर और ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर करते हैं और आयलर इक्वेशन की मैंने असम्पशन आपको समझाई, उनका एक्सप्लेनेशन दिया। असम्पशन पढ़ने के बाद हमने बर्नौली इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। बर्नौली कहाँ से मिलती है? आयलर इक्वेशन के इंटीग्रेशन से मिलती है। जब प्रेशर फॉर्म में हम लोग देखते हैं बर्नौली इक्वेशन को, तो वो बताती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है उसका हर एक टर्म। जब हम लोग बात करते हैं उसको हेड फॉर्म में यानी कि P अपॉन rho g v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z की फॉर्म में इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्म में ये एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये बताता है कि आपकी बर्नौली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन के कांसेप्ट पे आधारित है। ये एक्सप्लेन करने के बाद मैंने इसका एप्लीकेशन बताया, जिसमें आपको वेंचुरी मीटर और मीटर प्रोडक्टिव को एक्सप्लेन किया, एंड दैट वाज द चैप्टर जो कि आप लोगों को अच्छे से समझना था। फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम था लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में आप लोगों को पता है एक हमने पैरेलल प्लेट के बीच में और सर्कुलर पाइप में से जाने वाला जो फ्लूइड है उसके वेलोसिटी प्रोफाइल्स के बारे में बात करी, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है। तो जैसे आपको पाइप के अंदर बताया था 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, और वहाँ पे बताया था 12 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी टी स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले थे प्रेशर ड्रॉप के, ठीक है? ऐसे आप लोग शियर डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें ही मैंने और टॉपिक्स के ऊपर भी बात करी, लैमिनार के ऊपर, और फिर फाइनली हम लोग आगे थे अपने इस चैप्टर के अंदर पाइप फ्लो के अंदर, जिसमें मैंने लॉसेस के ऊपर बात करी, यहाँ पे डार्सी और सबसे पहले मेजर लॉसेस, माइनर लॉसेस की हमने बात करी। और हाँ, इस चैप्टर के अंदर ही हमने डार्सी का इक्वेशन ड्राइव करना सिखाया, चेजिस का इक्वेशन ड्राइव करना सिखाया, उनके बीच में रिलेशन बताया आपस में, फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में बात करी, उनके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमने लिखे। उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, प्रेशर ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट समझाया था कि पाइप कनेक्शन क्या होते हैं, फिर एक पाइप में से मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसमिट हो सकती है, और आज हमने समझा पाइपन को। दैट वाज ऑल फ्रॉम द डे 1 टू दिस डे। आई होप मैंने आप लोगों को 100% हमेशा प्राउड फील कराने की कोशिश की है कि अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं